दैनिक उत्तम हिंदू टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रचना सेवक और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम चर्चा है खास। और अपने इस खास प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक इरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत इस बात के साथ कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक हलचल भी बढ़ रही है, राजनीतिक गर्माहट भी बढ़ती जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है, पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। और आज सर से चर्चा इसी बात पर कि सर कांग्रेस के 3 कद्दावर नेताओं बॉक्सर विजेंदर सिंह और उसके साथ साथ पूर्व सांसद संजय निरुपम और उनके प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। संजय निरुपम का ये कहना है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जब निमंत्रण भेजा गया तो अकेले कांग्रेस ने ही चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में इस कार्यक्रम को भाजपा का प्रचार बताया। और गौरव वल्लभ ने कहा है कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस अभी तक सनातन धर्म की अहमियत को समझ नहीं पाई है? देखिए, ये एक कांग्रेस की मैं समझ त्रासदी है जो आपने कहा सनातन सर नहीं समझ रखी। अब जैसे विजेंद्र सिंह बॉक्सर ने तो कहा कि मैं खेल नीति से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुआ। बिल्कुल। और जो संजय ने यह कहा कि जो प्रचार की बात करी, चिट्ठी लिखी, उन्होंने रामलला को ही नकार दिया। बिल्कुल। वल्लभ जी ने कहा कि मैं एक हिंदू होने के नाते उस वर्ग विशेष में बीच में बैठ के सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकता, मेरी भावना को आहत पहुंचता है। अनुपम जी ने साथ में ये भी बोला है कि वहाँ पे धड़ेबंदी 5 ग्रुप बन गए कांग्रेस के, जो खड़गे जी अलग, सोनिया जी अलग, उनकी बेटा और बेटी अलग, वेणुगोपाल जी अलग, ये बने। अब नहीं कि जो उन्होंने साथ में एक और रोल लगाया कि जो कांग्रेस की रीति नीति इस समय चल रही है, एक तो वो सनातन की भावना नहीं समझ पा रही, और दूसरी जो उनकी कार्य पद्धति है वो एक वर्ग विशेष, मतलब उनके प्रति ज़्यादा झुकाव लगता है। तो जो अंदर हिंदुत्व से जुड़े या हिंदू हैं उनको घुटन महसूस होती है। रही बात, देखिए, राम हमारे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श पुरुष हैं, धर्म के प्रति मूर्ति हैं। और रामायण को जब इन्होंने, कांग्रेस ने तो सत्ता में आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम ये सब मिथक है, वो सारा। रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है त्रेता युग का, और उसका जो भगवान राम का जो चरित्र है और जो रामायण कथा है वो मानव कल्याण के लिए है। तो उसको एक हमारा जो पश्चिम और पूर्व के जो हमारी जो कथा इतिहास लिखना है वो कथा रूप में लिखते हैं। हमारे सारे महाभारत है, ये है जो वेद सारे श्रुति और स्मृतियाँ को चल रहे हैं तो कथा रूप में आती है। तो ये इस कांग्रेस इस बात को, जो देश का बहुमत है उसकी भावना को नहीं समझ पा रही, अभी तक नहीं समझ पा रही। पीछे तो चलो एक दौर निकल गया, अब इस चुनाव के सिर पे आ गए हैं, चुनाव तो हो रहे हैं अब, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी है। तो ये एक सनातन, देखिए सनातन, जैसे मैं ये कहता हूँ कि जैसे ब्रह्मांड एक प्रकृति परिवर्तनशील है, सनातन में इसी तरह, पर उसका स्थायी मूल वही है। जैसे प्रकृति एक स्थायी तत्व भी है, सनातन में एक स्थायी तत्व भी है, पर परिवर्तनशील है। और इसका भी जो है सनातन किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, समूह मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए, और किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई स्थापित नहीं है। ये ऋषियों के अपने अनुभव है, समय अनुसार उन्होंने जो अनुभव किया मानव के कल्याण के लिए उन्होंने वेदों में दिया, श्रुति और स्मृति वेद सारे जो आए। तो ये कांग्रेस ने एक भारतीय संस्कृति को जो नकारने की कोशिश की, वो पहले जैसे मोदी को विरोध करते करते देश विरोधी बातें कर रहे हैं, अब जो उस सनातन के विरोध, तो क्या मतलब एक तुष्टिकरण की नीति चलते जो सनातन का विरोध शुरू होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती है इस समय जो इनके जो कदावर नेता आए हैं। तो इनके साथ और भी पहले भी आए हैं, इसमें ये एक नेतृत्व की कमी भी है। और दूसरा जो लगता है कि ये चलो इन्होंने अपना आधार तो सनातन को बनाया सब कुछ, दूसरा इनको लगता है कि हमारा भविष्य भी धूमिल है। कांग्रेस की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, तो जो राजनीतिक में लोग होते हैं उनको ये भी होता है कि इस अवसर पे कैसे हमारा भविष्य दाव पे है। तो उन्होंने एक आधार अच्छा है, और ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस जो है वो सनातन को स्वीकार नहीं कर रही है, अब जबकि ये देश के बहुमत की भावना से, धर्म से जुड़ा है, और इसको ये
पुनर्विचार करने की जरूरत है कांग्रेस नेतृत्व को, मैं ये कहना चाहूँगा। जी, आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की। सर, शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जमानत पर जेल से रिहा होकर आए हैं और अब उनका ये कहना है भाजपा का कि एक तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संजय सिंह का इस समय जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए कितना प्रभावी साबित होगा और आप इस मामले के नैतिक और कानूनी पहलुओं को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, जब संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, जमानत पे बाहर आए हैं जी, तो इसका पहला लाभ तो है कि जो निराशा में थे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, जो आप में राष्ट्रीय स्तर पे, दिल्ली में विशेष रूप से और पंजाब में राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ जहाँ में उनके चुनाव लड़ रहे हैं, एक केडर में निराशा आती कि एक बड़ा कदावर नेता उनका अंदर चल गया, संजय भी अंदर है और भी नेता है। अब उनके संजय सिंह के बाहर आने से वो जो निराशा का दौर था वो आप में खत्म हो गया, क्योंकि संजय सिंह का अपना टेम्परामेंट भी अग्रेसिव, अगर आपको क्या है, उनके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी हिसाब से है। तो ये एक पहला तो है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो भगवंत मान इस समय अपने आप को अकेला समझ रहे थे, तो अब 1 और 1 11 वाली स्थिति में अब दोनों कदावर नेता और इनके साथ जो सेकंड लाइन आगे है, जो सांसद इनके हैं, उनको एक राहत महसूस होगी कि ये 2 बड़े नेता नीति बनाने और करने में, इम्प्लीमेंटेशन में इनको सहायता, तो अगले कार्यकर्ता और जो सेकंड पंक्ति है उनको लाभ मिलेगा। अब रही कि जेल से सरकार चलाने का मुद्दा, तो अगर कानून या संवैधानिक दृष्टि से देखें तो एक केजरीवाल जी अभी आरोपी हैं, दोषी तो है नहीं, तो उनको कोई जेल से वो सरकार चलाने का कानून भी ऐसा नहीं कि जो उनके प्रतिबंध लगाए कि अंदर से। अब समस्या यह है कि देखिए, हमारा लोकतंत्र है, इसमें अगर प्रधानमंत्री भी है या मुख्यमंत्री भी है, इनको मंत्रिमंडल की सलाह पे ही आगे चलना, एक अकेला निर्णय नहीं ले सकता। चाहे प्रधानमंत्री है, उसने लिया है तो उसको मंत्रिमंडल से पास करवाना पड़ता है। तो इसी तरह स्थिति अरविंद केजरीवाल जी के, एक अकेले अंदर जेल से बैठ के वो निर्णय नहीं ले सकते, मंत्रिमंडल की बैठक हो, उसकी मंजूरी हो, तभी वो ले लें। तो ये एक कानूनी उस हिसाब से व्यवहारिक दृष्टि से प्रॉब्लम आएगी उनको। दूसरी है कि जब विधानसभा का सत्र बुलाना या नहीं बुलाना, वो भी मुख्यमंत्री के प्रिविलेज है वो। तो तीसरी बात आ गई कि जब डे टू डे वर्किंग जो जेल मैनुअल है, उसमें आप सिर्फ क्रेबी या परिजन मिल जा आ सकते हैं, डे टू डे वर्किंग में उनके साइन कराने वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये ऐसा ही प्रयास अतीत में अगर जाए तो लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, वो भी जेल में गए थे, उन्होंने भी कोशिश करी थी कि पर कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को, राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री। तो मैं समझता हूँ कि अगर चुनाव तक, ये चुनाव से पहले, उनके 1 जून से आने से पहले इनको भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हुए इनको कोई ना कोई बदलाव लाना पड़ेगा, मजबूरी में करना है, क्योंकि व्यवहारिक तौर से जेल के अंदर से बैठ के चल नहीं सकती सरकार। नहीं जाए, कानून बेशक नहीं रोकता, पर जब निर्णय लेने के समय आएगा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इनको बेहतर यही है कि आगे ट्रांसफ़र करें किसी को, जो नॉमिनी बनाए, चाहे अपने पत्नी को बनाए या किसी और नेता को बनाए। तो ये है जहाँ तक संजय सिंह। और दूसरी बात ये है कि वो एक भाजपा को चुनौती जरूर मिलेगी। अब संजय सिंह और भगवंत मान दोनों मिलके जब आएंगे तो कार्यकर्ता भी उत्साहित होगा, तो भाजपा और को भी चुनौती मिलेगी। इतना एक उत्साह उनके बढ़ेगा, वो जो चुनाव है जोर शोर के साथ लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। जी, प्रोग्राम में आगे चर्चा करेंगे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर टिकट वितरण की। सर, भाजपा ने पंजाब में लोकसभा चुनावों के चलते टिकट वितरण जो है वो शुरू कर दिया है। अब जलंधर में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए सुशील कुमार रिंकू को टिकट दे दी गई है, लुधियाना से कांग्रेस छोड़कर आए रवनीत बिट्टू को टिकट दी गई है, पटियाला से महारानी परनीत कौर को टिकट दी गई है और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू जी को टिकट दे दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो अभी अभी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं उन सबको टिकट दे दी गई है, तो क्या इससे ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जो भाजपा का पुराना टकसाली कैडर है उसमें मायूसी पैदा होगी या वो नाराज हो सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कि उनकी नाराजगी का भाजपा पर कोई असर पड़ेगा, आने वाले लोकसभा चुनावों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बात समझिए इसको जी। 2020 में अकाली भाजपा गठबंधन टूट गया। भाजपा ने पंजाब 2022 के जब पंजाब विधानसभा चुनाव आए, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की उस समय पार्टी थी पंजाब लोक कांग्रेस जी।
और सुखदेव सिंह ढींडसा की संयुक्त अकाली दल, इन दोनों से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े, वो फेल हो गया, प्रयोग जो था वो सफल हो गया। और स्थिति ये है कि पंजाब लोक कांग्रेस भाजपा में शामिल होगी, मर्ज करेगी, और संयुक्त अकाली दल बादल में मर्ज कर गया, वो ख़त्म हो गई। तो अब ये देखिए, जो लुधियाना की बात करी आपने, पटियाला की बात करी या जलंधर की बात, ये तीनों जो कैंडिडेट आए, ये तीनों कैंडिडेट दिनों में आए और इनको टिकट हुई। पर ये बात भी समझिए कि ये तीनों सीटें पहले भाजपा लड़ती नहीं थी कभी। ये या अकाली लड़ते थे या कांग्रेस लड़ती थी। पटियाला की कांग्रेस सीट महाराजा की परिवार को दिया, तो जो महाराजा तो पहले अपनी पार्टी मर्ज कर चुके थे, तो उनकी परिवार को एक जानी थी, तो उस खाते में चलेगी। जाहिर रवनीत बिट्टू जी की बात, तो लुधियाना पहले बीजेपी तो लड़ती नहीं थी, और उनकी जो पृष्ठभूमि है, 3 दफा के वो सांसद हैं, और उनके दादा सरदार बेअंत सिंह की उनकी शहादत हुई है। तो उस पृष्ठभूमि को देखते हुए उनको प्राथमिकता मिल गई, क्योंकि यहाँ पे लोकल पहले भाजपा चुनाव लड़ी नहीं लुधियाना में। तो अगर सुशील रिंकू जी की, तो ये सिटिंग एमपी थे, तो इसमें भी। अब रही बात नाराजगी की, देखो ये लोकसभा का चुनाव है, इसमें आम कार्यकर्ता तो इन्वॉल्व नहीं होगा, बड़ी 9 विधानसभा सीटें, बिल्कुल। जो नाराजगी होगी वो 1-2 बड़े नेता की हो सकती है, जो इस उम्मीद में थे कि हमें टिकट मिलेगी, उनकी नाराजगी। आम कार्यकर्ता को तो उत्साह होगा भी हम पहली दफा लड़ेंगे, वो लड़ने आज लड़ेंगे कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे तब जाकर इनको फल मिलेगा। तो मैं इस तरह, रही बात अमृतसर की, तनजीत सिंह संधू जी की, तो उनका एक अपना चेहरा, अपनी पहचान, उनकी जो बतौर राजदूत उनकी जो छवि है, बड़ी साफ और साफ छवि है। और दूसरी बात यह कि नवजोत सिद्धू जी के भाजपा के जो चुनाव लड़े, जीते, और उसके बाद वो छोड़ के पार्टी, उसके बाद भाजपा आज तक लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकी वहाँ से, चाहे जेतली थे या और लड़े, सूरी जी और पुरी जी लड़े। तो ये जो चीज़ें हैं इसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरी तरफ जिस संधू जी के अपने चेहरा, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, और उनके दादाजी की समुद्री जी हॉल जो अकाल है, तो वो एक कम्युनिटी के पॉइंट से भी, तो भाजपा को ये सीधा कि ये भी एक नया प्रयोग किया गया। तो अमृतसर में एक नया चेहरा, साफ सुथरा, वो दूसरी पार्टी से नहीं लिए गए, वो तो आए भाजपा में, सर्विस छोड़ के सीधे भाजपा में शामिल आए। तो चेहरा नया जरूर है, पर आए वो सीधे भाजपा में। तो भाजपा ने ये एक प्रयोग किया, मैं समझता हूँ चारों पे उन्होंने एक प्रयोग किया, और इसमें नाराजगी जो है तो 2-4 बड़े नेताओं की हो सकती है, आम कार्यकर्ता को इसमें कोई 3 में है नहीं। और उन्होंने गुरदासपुर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता को दे दी, जो, और हंसराज हंस फरीदकोट में गए, तो वो भी एक पार्टी करता था। तो 6 में से 4 जो है, तो 4 में से जो है वो परिस्थितियों के अनुसार मैं समझता कि उन्होंने एक चुनौती एक्सेप्ट की है। अब इसका लोग उसको कैसे लेते हैं, पर भाजपा की अपनी नीति या जो प्रयोग, मैं समझता कि वो समय अनुसार ठीक लगता है। बिल्कुल सर, हम अपने पिछले कार्यक्रम में भी यही बात कर रहे थे कि हिमाचल में जैसे उन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है, वहाँ भी कुछ नाराजगियां चल रही थी, तो लेकिन आपकी बात से ये स्पष्ट है कि सब कुछ समय, ठीक देखो है। समय आते आते 2 महीने का भी पीरियड है, 1 जून को हमारे होना, तो तब तक नाराजगी दूर हो जाएगी, लोगों को भी स्पष्ट लगेगा। अभी और सीटें भी अनाउंस होनी है, तो एक माहौल बनेगा, चेहरे जाने पहचाने आगे आएंगे, तो ठीक है। बाकी तो अब 4 को नहीं मुकाबला हो गया, तो इसमें तो बड़ा एक नई स्थिति है पंजाब में, बड़ी दशकों बाद ऐसी स्थिति आई है कि जो 4 पार्टियां अपने अपना धार ढूंढ रही हैं, क्या स्थिति बनती है। ये मतदाता पंजाबी है, वो नया रूप लेता है, चाहे आप आया चाहे अकाली पहले जीते, हर दफा उनका एक अपना मूड है, अपने सोच है, वो देश से अलग होती है। तो देखो क्या बनता है, 1 जून को क्या 4 जून को आएंगे नाम, तो उस तक इंतजार करना चाहिए। आगे प्रोग्राम में बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की। सर, कोलकाता हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था, और उसके लिए वहां की सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि ममता सरकार जिम्मेवार है। और इस पर पीएम मोदी ने कहा है कि वो संदेश खाली के गुनहगारों को सजा दिलाएंगे, उनके गुनहगारों को सजा दिलाना पीएम मोदी की गारंटी है। तो आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरह से देखेंगे? एक शेख शाहजहां जो है संदेश खाली का जो विलन मैं कह लूं इस समय, तो जो पहले टीएमसी का नेता था, तो उसको
प्रदेश सरकार और स्थानीय पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ था। बिल्कुल। तो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि जो 1% भी जो उन्होंने एफिडेविट दिए हैं, उनकी जो महिलाओं की जो वकील थी प्रियंका टिब्बरवाल, उसने साथ में ये कहा कि अगर एक भी एफिडेविट मेरा गलत हो, मेरे जो याचिका वाला हो, तो मैं अपनी सर्विस वकालत छोड़ दूंगी। तो उसके बाद ये स्थिति आई, अगर ये भी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने अपने संज्ञान पे लिया, शेख शाहजहां को जो पैट्रोनेज मिली थी पॉलिटिकल, उसका एक सीधा एग्जांपल है हमारे कि कैसे लड़कियों महिलाओं के साथ बलात्कार, वसूल, हत्या, जमीन कब्जे। तो ये एक स्थानीय स्तर पर जब ऐसे अपराध और राजनीति मिल जाती है तो क्या घिनौनी स्थिति बनती है, ये उसका उदाहरण है। और ये कम से कम, जैसे उसको पकड़ने के लिए 2 महीने लगे सरकार को, क्योंकि लोकल सरकार साथ नहीं दे रही थी, कि ईडी ने जो पकड़ना था। तो मोदी ने जो कहा है कि गारंटी है, अब ईडी के पास मामला आगे विजिलेंस जाएगा। तो ये एक चुनावी दौर में इसी बात तो है, पर मुद्दा एक इतना बड़ा है जिसके लिए ममता सरकार को मैं समझता हूँ बिल्कुल हानि होगी। लोकसभा चुनाव में भी, आगे विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि ये महिलाओं के साथ मान सम्मान के साथ तो जुड़ा ही है, अपराध का भी एक घिनौना चेहरा हमारे सामने आया। तो इसके लिए उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने जो दी टिप्पणी, वो अपने अपने ममता सरकार को समझना चाहिए। अभी भी समझ जाए तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई शायद उनको राहत मिल जाए। नहीं तो लोग इस समय जो स्थिति है, ममता सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ सरकार कि ऐसी राजनीति, क्योंकि वो भी एक अपीजमेंट पॉलिसी पे, एक वर्ग विशेष को लेकर उनकी भी प्राथमिकता रही कि वोट बैंक पे नजर है। तो ये मैं वोट बैंक से निकल कर कानून का राज स्थापित करना सरकार का फर्ज होना चाहिए, ना कि सिर्फ वोटों बैंक। तो ये एक उदाहरण है सभी देशवासियों के लिए कि देखना चाहिए कि यहाँ पे अपराध जब संरक्षण मिलता है तो क्या नतीजे निकलते हैं। तो ये एक दुखदायी और शर्मनाक घटना, इतना कर दो। और इसके साथ ही प्रोग्राम चर्चाएं खास को यहीं पर विराम देंगे। अगले हफ्ते आपसे इसी प्रोग्राम में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।